हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही अति महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बिहार स्पेशल क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में बात करें दोस्तों, तो आज हम लोग बहुत ही डीपली रूप से पढ़ने वाले हैं, जिससे अति महत्वपूर्ण प्रश्न तक का भी उत्तर पा सकते हैं। तो इस क्लास को छोड़े ना, ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इसे, और लाइक एंड शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बिहार स्पेशल का टॉपिक में। उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी, जिसे अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो इस चैनल के माध्यम से, तो आप ज़रूर बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा, ताकि सभी लोग हमारे द्वारा पढ़ाए गए चैनलों के माध्यम से उसे सब लोग पढ़ पाए और सब लोग अपने जॉब की तैयारी में लगे रहें, कोई प्रश्न कहीं से छूटे ना, ताकि हम इसीलिए सभी को एकत्रित कर कर ही हम पढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बिहार स्पेशल की बात करें, ये हमारे चैनल का लोगो है दोस्तों, बोधियागा स्टडी, ये स्क्रीन लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए दोस्तों, आ गया है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में बात करें दोस्तों, तो पहला हम मैप लेकर के आए हैं बिहार का। बिहार का मैप लेकर आए हैं शुरुआत में ही, ताकि सभी जिलों का पता चल सके। बात करें दोस्तों बिहार में, तो बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। इसको ध्यान रखिए, 38 ज़िला को हमने इसी में बना के रखा है। तो नेपाल की अगर सॉरी बिहार के उत्तर में बात करें, तो बिहार के उत्तर में कौन है, कौन सा देश है? एकमात्र देश नेपाल है, जो कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिहार की सीमा लगती है। और इधर बात करें दोस्तों, तो इधर हमारा पश्चिम में उत्तर प्रदेश आ जाता है। दक्षिण की बात करें, तो दक्षिण में हमारा झारखंड आ जाता है। दक्षिण में कौन आ जाता है? झारखंड। अगर पूरब की बात करें, तो पूरब में आ जाता है पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या आ जाता है? पश्चिम बंगाल आ जाता है। और उत्तर में नेपाल, जो कि हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कहीं ना कहीं टच करती है। तो बात करें दोस्तों हमारे 38 जिला में, तो हमारे पटना ज़िला, बिहार की राजधानी पटना ज़िला का देखिए, ये पटना ज़िला यहाँ है। और हमारे हमारे राज्यों से, बिहार राज्य से देखिए, एक बीच से ही एक गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी बीच को ही एकदम निकालती जाती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। तो ध्यान रखिएगा इसे दोस्तों। और चलिए अब जिलों की बात कर लेते हैं। तो अगर सबसे बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछे, तो सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है। सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है। अगर सबसे छोटा जिला की बात करें, तो यहाँ देखिए छोटा सा शिवहर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर है। शिवहर सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इनसे लगे सीमा की बात करें, तो
नेपाल की ओर से लगने वाली सीमा में आ जाता है पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो कितने ज़िले हमारे नेपाल से टच करते हैं? तो 8 जिला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह इधर बात करें उत्तर प्रदेश से हमारे कितने ज़िले टच करते हैं बिहार के? तो पश्चिमी चंपारण का भी हिस्सा कुछ कुछ टच करता है। फिर गोपालगंज, सिवान, छपरा, सारण जिसे कहते हैं, बक्सर, भभुआ, कैमूर कहते हैं जिसे। और ये सब ध्यान रखें, कहीं ना कहीं इससे यहाँ टच करती है यूपी से सासाराम। गया से बात करें तो गया जिला से कौन कौन से टच करती है? तो सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, सब ध्यान रखिएगा। और इधर पश्चिम बंगाल से टच करती है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मैप को हालांकि आप लोग देख चुके होंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इसके अगर बिहार की बात करें तो बिहार की भौगोलिक क्षेत्र, बिहार का भौगोलिक क्षेत्र 24 डिग्री 20 मिनट 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15, याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश। पूर्वी देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 15, पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इस दोनों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बिहार का हिस्सा है? भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? तो 2.86%, 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान इसका 13वां आ जाता है। कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या बिहार की हो जाती है 10,40,99,452, 10,40,99,452, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हम बिहार में रहते हैं? कुल जनसंख्या भारत के कितना प्रतिशत बिहार में निवास करते हैं? तो 8.60%, 8.60%, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर आगे बात करें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 2011 की डेटाबेस के अनुसार 25.4% बढ़ी है। भारत में 6ठा स्थान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार का संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो बिहार का संक्षिप्त इतिहास, बिहार एक प्राचीन नाम मगध था। बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था? मगध था। ध्यान रखिएगा इसको, बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था? तो मगध था, इसको ध्यान रखिएगा। मगध की राजधानी अगर पूछ दे तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी। कहाँ थी मगध की राजधानी? तो पाटलिपुत्रा में थी।
पाटलिपुत्रा का नाम पटना तुगलक वंश ने किया था। पाटलिपुत्रा का नाम पाटलिपुत्रा का नाम पटना तुगलक वंश ने किया था। कौन किया था? तुगलक वंश ने किया था। बिहार शब्द की उत्पत्ति पाली भाषा के बिहार से हुआ है। बिहार से हुआ है। बिहार शब्द की उत्पत्ति पाली भाषा के बिहार शब्द से हुआ है। बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। बिहार शब्द का मतलब होता है बौद्ध मठ। ज्ञान दिया जाने वाला संस्थान को बौद्ध मठ यानी उसे विहार कहा जाता था। विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान कहलाता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, बिहार शब्द का अपभ्रंश। बिहार शब्द का अपभ्रंश किसके द्वारा किया गया? तो बिहार किया गया तुगलक काल के तुर्क द्वारा, या तुर्क की देन है। तुर्क द्वारा या तुर्क की देन है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे बिहार शब्द का कैसे बना, तो बिहार कैसे बना, तो बौद्ध भिक्षुओं का जो विहार होता है, बौद्ध मठ होता है, ज्ञान देने वाला जो संस्थान होता है, उसे ही विहार कहते थे। और उसी बिहार का अपभ्रंश किसने किया? तुर्क द्वारा। तुगलक वंश के काल में तुर्क द्वारा किया गया। बिहार को भारत का कंठहार कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बिहार को भारत का कंठहार कहते हैं। कंठहार कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाए दोस्तों बिहार के बारे में। तो बिहार की बात करें तो बिहार राज्य की स्थापना कब किया गया? क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में कहीं ना कहीं हमारे बिहार को अलग अलग ले जाकर पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में मिला दिया गया, जिसके कारण फिर से अलग हुआ 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को, जिसे हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। अगर बिहार विधानसभा सीट की बात करें तो बिहार विधानसभा सीट कितना है? 243। बिहार विधानसभा सीट कितनी है? तो 243 सीट है। अगर विधान परिषद की सीट की बात करें तो 75 है, यानी 75 है। 75 एक और राज्य का विधान परिषद का सीट है, कर्नाटका का, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट अगर लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट कितना है? 40 है। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो 40 है। अगर बिहार में विधानसभा की सीट की बात करें तो 243, विधान परिषद की बात करें तो 75, लोकसभा की बात करें सीटों की संख्या तो 40, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ छोटा सा एक लिखा हुआ है बिहार रेजिमेंट की स्थापना। तो बिहार रेजिमेंट की स्थापना 15 सितंबर 1941 ईस्वी को किया गया। 15 सितंबर
1941 ईस्वी को किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बिहार में प्रमुख नदियाँ की, तो बिहार में अगर प्रमुख नदियाँ की बात करें तो बिहार में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बिहार में प्रमुख नदियाँ हैं गंगा नदी, सोन नदी, दुर्गावती नदी, कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। पुनपुन नदी, महानंदा नदी, गंडक नदी, ये सब याद रखिएगा। गंगा नदी, सोन नदी, दुर्गावती नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी, महानंदा नदी, गंडक नदी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बिहार में त्यौहार की बात करें तो बिहार में त्यौहार कौन कौन से हैं? तो बिहार में त्यौहार है छठ पूजा त्यौहार, जो कि बिहार का राजकीय त्यौहार है। ये पूरे बिहार राज्य में, यूपी में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी, कई अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है। हालांकि और तो और यहाँ विदेशों तक में भी मनाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है छठ पूजा, जो कि बिहार राज्य का राजकीय पर्व है। अगर बिहार राज्य में बात करें पक्षी की, तो बिहार राज्य में पक्षी कौन है? तो बिहार राज्य की पक्षी गौरैया। बिहार राज्य की राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया। अगर पशु की बात करें तो वाइसन। पशु कौन है? वाइसन है। फूल की बात करें तो बहुनिया बर्निगाटा, या कचनार भी कह सकते हैं। बहुनिया बर्निगाटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पहला राष्ट्रीय उद्यान में आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा के पास गंडक नदी किनारे स्थित। इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे बिहार में राजकीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण जिला, भारत नेपाल सीमा के पास। नदी पूछ दे तो गंडक नदी के किनारे, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर जिला में अवस्थित है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य भी स्थित है भागलपुर में। आगे बात करते हैं। अगर मेला की बात करें तो मेला सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, या एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला, जो कि वैशाली जिला हाजीपुर में लगती है। पटना में बात करें तो गंगा नदी के ऊपर महात्मा गांधी सेतु ब्रिज बनाया गया है। भारत का तीसरा सबसे लंबा पुल है। इससे पहले पहला नंबर पे आता था, लेकिन अब पहला स्थान कौन ले लिया है? तो तिनसुकिया असम में लोहित नदी पर पहला सबसे बड़ा भूपेंद्र हजारिका सेतु पुल 9150 मीटर। चलिए अब आगे बात करते हैं। विश्व में प्रथम गणराज्य स्थापित करने वाला राज्य कौन है? तो विश्व में प्रथम गणराज्य स्थापित करने वाला राज्य बिहार है। आधुनिक भारत में अगर पूछ दे गणतंत्र की स्थापना किसने की, तो अमेरिका ने की 1784 ईस्वी में। और अगर पूर्व में बात कर दें, प्राचीन काल में सबसे पहले कहाँ गणतंत्र थी, तो बिहार के वैशाली में वज्जी संघ लक्ष्मी गणराज्य में थी।
वज्जी संघ के लक्ष्मणी गणराज्य में थी। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें विदेशियों को भारत से भगाने वाला भारत का प्रथम शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त नाम था। विष्णुगुप्त नाम था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। भारत का प्रथम महान सम्राट कहाँ से हुए हैं? बिहार से। भारत में रुपया का सिक्का चलाने वाला शासक शेरशाह सूरी कहाँ से? बिहार से। भारत का प्रथम गणितज्ञ कहाँ से? आर्यभट्ट। कहाँ से? हमारे बिहार से। विश्व में राजनीति शास्त्र पर किताब लिखने वाला प्रथम व्यक्ति तो चाणक्य। कौन है? चाणक्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखे। अब आ जाते हैं मेरा प्यारा बिहार। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ये बिहार स्पेशल है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में इसे। एक भी प्रश्न इधर से उधर छूटेगा नहीं आपका एग्जाम में। इसको ध्यान से बस केवल पढ़िएगा। ये है मेरा प्यारा बिहार। मेरा प्यारा बिहार में बात करें तो शुरुआत करते हैं सन 1908 ईस्वी की। तो 1908 ईस्वी की बात करें तो 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पहला अधिवेशन बुलाया गया पटना में। 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पहला अधिवेशन पटना में बुलाया गया। मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव कहा। कौन कहा? ऐसे तो हम लोग जानते हैं सच्चिदानंद के द्वारा किया, लेकिन उनसे पहले भी कोई और थे। 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पहला अधिवेशन पटना में किया गया। मोहम्मद फखरुद्दीन बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव दिए। बात करें 12/12/1911 की तो 12/12/1911 ईस्वी को बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई जॉर्ज पंचम के द्वारा। किनके द्वारा? दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा। अच्छा बताइए, जॉर्ज पंचम की 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उनके साथ उनकी पत्नी आई थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था मैरी। क्या नाम था उनकी पत्नी का? तो उनकी पत्नी का नाम था मैरी। यही मैरी है जो अपने अपने बालों को खून से धोया करती थी। ध्यान रखिएगा इन्हें। तो 12/12/1911 को बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई। 12/12/11 को 1911 को बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा। और उसी समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं। आगे है 22 मार्च। 22 मार्च 1912 की बात करें तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना की गई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना की गई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना की गई। इसको ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का उद्घाटन किया गया। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का उद्घाटन किया गया। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग ओडिशा कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग ओडिशा को किया गया। अगर बात करें 15 नवंबर 2000 ईस्वी की
तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड बनाया गया। बिहार से अलग होकर झारखंड बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें 1934 की, तो 1934 में बिहार राज्य में बहुत भयंकर भूकंप आया था। 1934 ईस्वी में बिहार राज्य में बहुत बड़ा भयंकर ही भूकंप आया था, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसी कथन में गांधी जी ने कहा था, ये बिहार के लोगों को पाप की सज़ा मिल रही है, ऐसे बोले थे गांधी जी। तो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगा, तो गांधी जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हालांकि गांधी जी ने फिर माफ़ी मांगी थी। 1912 ईस्वी में बांकीपुर में बिहार में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन किया गया। अगर पूछ दे बिहार में कितना अधिवेशन किया गया है, तो बिहार में 2 बार कांग्रेस अधिवेशन किया गया। पहला बांकीपुर बिहार पटना में कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। आर.एन. माधोलकर ने किया था। दूसरा 1922 ईस्वी में गया जिला में, वही गया जिला, बोधि वृक्ष, बोधि टेम्पल। 1922 ईस्वी में गया में बिहार में दूसरी बार कांग्रेस अधिवेशन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा किया गया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास के द्वारा। चलिए आ जाते हैं बिहार की चौहद्दी की बात करें, तो अभी हमने मैप में बताया था और फिर से बताते हैं, ताकि और ज़्यादा रिवीजन हो जाए सब लोगों को। तो बिहार की चौहद्दी में बात करें दोस्तों, तो बिहार की चौहद्दी में अगर बात करें तो इसके नॉर्थ में कौन सा देश पड़ता है, तो नॉर्थ में नेपाल पड़ता है। दक्षिण में कौन सा स्टेट पड़ता है, तो झारखंड। पूरब की बात करें तो पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा इसे। बिहार राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश नेपाल, जिसे 601 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर बात करें बिहार की क्षेत्र सीमा की, तो बिहार की क्षेत्र सीमा की बात करें तो बिहार की आकृति कैसी है, अगर पूछ दे बिहार की आकृति कैसी है, तो बिहार की आकृति आयताकार है। कैसी है बिहार की आकृति, तो बिहार की आकृति आयताकार है। बिहार की आकृति कैसी है, आयताकार है, और इसके बीचों बीच से गंगा नदी प्रवाहित होती है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बिहार का क्षेत्रफल की, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है बिहार का क्षेत्रफल। बिहार की आकृति की बात करें तो बिहार की आकृति कितनी है, कैसी है, तो बिहार की आकृति आयताकार है। कैसी है बिहार की आकृति, तो आयताकार है। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। बिहार की उत्तर से दक्षिण की सीमा या लंबाई कितनी है, तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345, 345। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। बिहार की पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है, क्योंकि ये हमारे मैप के अनुसार यहाँ दिखता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है, 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा,
यहाँ भी डायग्राम हमने बना दिया है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की दूरी 483 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं चिन्ह की बात करें। बिहार का राजकीय चिन्ह की बात करें तो बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो कि पीपल का पेड़ है। बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ? तो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और अगर उन्हें ज्ञान की बात करें तो उन्हें ज्ञान कहाँ मिला? तो ज्ञान गया, जिसे पुराना नाम उरुवेला था। तो उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे, जो कि आज वो नदी फल्गु कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध से रिलेटेड भी हमने बताया। चिन्ह की बात करें तो चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़। बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़। गीत की बात करें दोस्तों तो गीत मेरे भारत के कंठहार। मेरे भारत के कंठहार, ये बिहार का राजकीय गीत है। इसके लेखक कौन है? सत्यनारायण। इसके लेखक कौन है? सत्यनारायण। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें बिहार राज्य का राजकीय प्रार्थना यानी प्रेयर। प्रेयर की बात करें तो बिहार राज्य का राजकीय प्रेयर, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। तो इसको ध्यान रखिएगा, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। इसके लेखक एम.आर. चिश्ती। कौन है? इसके लेखक एम.आर. चिश्ती। और गीत के लेखक कौन है? सत्यनारायण, मेरे भारत के कंठहार। और प्रार्थना के लेखक मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे के लेखक कौन है? एम.आर. चिश्ती। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करें राजकीय भाषा की तो राजकीय भाषा बिहार की क्या है? हिंदी। अगर ज़्यादा डीपली में अगर पूछ दे द्वितीय राजकीय यानी दूसरा राजकीय भाषा क्या है, तो दूसरा राजकीय भाषा उर्दू है। दूसरा राजकीय भाषा क्या है? तो दूसरा राजकीय भाषा उर्दू है। अगर हम बात करें पर्व की तो पर्व क्या है? छठ पूजा। बिहार का राजकीय पर्व छठ पूजा है। अगर खेल की बात करें तो खेल क्या है? तो खेल है कबड्डी। क्या है खेल? कबड्डी है, इसे ध्यान रखिएगा। खेल की बात करें तो खेल कबड्डी है। अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ कौन सा है? तो पेड़ है पीपल का पेड़। कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है, इसे ध्यान रखिएगा, पीपल का पेड़ है। अगर पक्षी की बात करें तो पक्षी कौन सी है? तो पक्षी है गौरैया। अगर पक्षी की बात करें तो पक्षी कौन है? गौरैया। पेड़ की बात करें तो पेड़ कौन है? पीपल का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर पक्षी की बात करें तो गौरैया। पशु की बात करें तो पशु बैल। पशु कौन सा है? तो पशु है बैल। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। मछली की बात करें तो मछली कौन सी है? मांगुर। चलिए, इसे हमने डायग्राम के थ्रू बनाया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष कौन सा है? पीपल का वृक्ष है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कौन सी है? कितनी है? तो 173 फीट। हमारे बिहार में जो है, पेड़ की ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है।
वृक्ष की बात करें तो बोधि वृक्ष। अगर मछली की बात करें, जलीय जीव, जलीय जीव की बात करें तो कौन है? मछली है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, कौन है? मछली है, इसे ध्यान रखिएगा। मछली, मांगुर। जलीय जीव लगता है डॉल्फिन है, शायद डॉल्फिन होगा। अगर यहाँ डायग्राम हमने बनाया है, बैल बना दिया है, तो बैल है राजकीय पशु। पक्षी गौराया और गेंदा फूल है राजकीय। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है बिहार का जिला। तो बिहार का जिला में बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बात करें तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण। और अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा पूछ दे तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? तो पटना जिला है। कौन है? पटना जिला है सबसे बड़ा जनसंख्या में। क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण और जनसंख्या में पटना जिला। और सबसे छोटा जिला की बात करें क्षेत्रफल में तो शिवहर है। सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा जनसंख्या में बात करें तो कौन सा जिला है? शेखपुरा। कौन सा जिला है? शेखपुरा, इसे ध्यान रखिएगा। सबसे साक्षर जिला की बात करें तो सबसे साक्षर जिला कौन है? रोहतास, 73.37%। सबसे साक्षर या सबसे एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन है? रोहतास जिला, 73.37%। सबसे कम साक्षर की बात करें तो पूर्णिया, 51.08%। ध्यान रखिएगा इसे। सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तो गोपालगंज का है। 1021 महिला पर 1000 पुरुष हैं। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर जिला है। कौन सा जिला है? मुंगेर जिला है। 876 महिला पुरुष पर 1000 पर पुरुष 876 महिला। अगर सबसे गर्म जिला की बात करें तो सबसे गर्म जिला कौन है? सबसे गर्म जिला गया। और सबसे ठंडा जिला भी कौन है? गया। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ सबसे अधिक लिंगानुपात में गोपालगंज, इसे ही ध्यान रखिएगा। 1021 महिला 1000 पुरुष। और सबसे कम लिंगानुपात 876 महिला 1000 पुरुष। सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा जिला गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज। ऐसे भी ट्रिक कर याद कर सकते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ तो किच किच ज़्यादा होगा ना, तो किशनगंज ऐसे याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो सबसे कम, अगर पूछ दे सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है तो सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। औरंगाबाद ट्रिकी रूप से याद कर सकते हैं। और नहीं लग रहा कि और चाहिए और चाहिए, तो सबसे कम वर्षा यानी जहाँ सबसे कम हो रहा तो और ज़्यादा मांग करें तो औरंगाबाद, ऐसे ट्रिक कर याद कर सकते हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट आगे की, वर्मी कंपोस्ट जिला की बात करें तो कौन है? बेगूसराय। वर्मी कंपोस्ट जिला की बात करें कौन है? बेगूसराय। वर्मी कंपोस्ट जिला की बात करें कौन है? बेगूसराय। बिहार का 38वां जिला की बात करें तो कौन है? 38वां सबसे लास्ट का जिला अरवल, जो कि जहानाबाद से कटकर अलग हुआ है, जहानाबाद से विभाजित किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा।
अब आ जाते हैं बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का उपनाम। बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कुछ कुछ हैं, उनका उपनाम है, उन्हें भी हम लोग पढ़ लेंगे, जो कि कहीं हमारे मस्तिष्क में ध्यानपूर्वक बना रहेगा। एग्ज़ाम हॉल में अगर एग्ज़ाम पूछा गया एग्ज़ाम में तो हम लोग उसका जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से कहना है, अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को बोधियागा स्टडी को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले और सभी लोगों तक हमारे वीडियोज पहुंच पाएँ, ताकि सभी लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं वो भी पढ़ पाएँ दोस्तों, उनको भी सरल तरीके से वो पढ़ पाएँ। ठीक है, तो हमारे चैनल को अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तभी लाइक कीजिएगा दोस्तों, ऐसे मत कीजिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं, जीएसटी हैं, हड़प्पा सभ्यता हैं, और भी रंग देने वाले पौधे, ये सब रिलेटेड है। जो भी हमने एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उनसे रिलेटेड भी जो वीडियोज हैं उन्हें हम बनाना पसंद कर रहे हैं, ताकि और आप सभी लोगों से कहना है कि आप सभी लोग बताएं हमें कि आपको वीडियोज कैसा लग रहा है, क्या इसके अंदर कमी है, क्या हमें सुधार करनी है। इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हम अपने आप को और निखार सकें, और आप भी लोग भी बताएंगे हमें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोज चाहिए, उससे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का उपनाम। बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का उपनाम में बात करें तो बिहारी बाबू। बिहारी बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं कौन, शत्रुघ्न सिन्हा जाने जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे है बिहार कोकिला। बिहार कोकिला की बात करें तो बिहार कोकिला किन्हें कहते हैं, शारदा सिन्हा को क्या कहते हैं, बिहार कोकिला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार कोकिला किन्हें कहते हैं, शारदा सिन्हा को कहते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो आगे आ जाता है मैथिली कोकिल किन्हें कहा जाता है, तो मैथिली कोकिल कहा जाता है विद्या देवी को, और बिहार कोकिला किन्हें कहते हैं, शारदा देवी को, और बिहारी बाबू किन्हें कहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को, मैथिली कोकिल विद्यापति को, किन्हें कहा जाता है, विद्यापति को। अगर बात करें भोजपुरी के शेक्सपियर, भोजपुरी के जन कवि, विदेशिया के रचनाकार, इन तीनों किन्हें कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किन्हें कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। भोजपुरी का शेक्सपियर, भोजपुरी का जन कवि, विदेशिया के रचनाकार, किन्हें कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। बिहार की हरित महिला, ग्रीन लेडी ऑफ बिहार, किन्हें कहा जाता है, जया देवी को कहा जाता है। ग्रीन लेडी ऑफ बिहार किन्हें कहते हैं, जया देवी को कहते हैं। फजल अली की बात करें तो पटना हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, फजल अली। रेखा मनहर लाल दोषित की बात करें तो पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, जो कि गुजरात की रहने वाली थी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भुवनेश्वर प्रसाद की, तो भुवनेश्वर प्रसाद की बात करें तो भुवनेश्वर प्रसाद प्रथम बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। प्रथम बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, छठे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बने, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं निरुपमा पांडे की। तो निरुपमा पांडे की बात करें तो निरुपमा पांडे कौन है,
निरुपमा पांडे की बात करें तो कहाँ की रहने वाली है? सिवान, बिहार राज्य की, सिवान जिला की। एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाली पहली बिहारी महिला कब गई थी? 25 जून 2011 ईस्वी को। 25 जून 2011 ईस्वी को गई थी निरुपमा पांडे, एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाली पहली बिहारी महिला। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। निरुपमा पांडे एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाली पहली बिहारी महिला कौन थी? तो 25 जून 2011 ईस्वी को निरुपमा पांडे के द्वारा एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार बिहार की महिला जो कि एवरेस्ट की चोटी पर फतह किया 25 जून 2011 ईस्वी को। विद्यापति की बात करें तो बिहार की प्रथम महाकवि कौन कहलाती है? तो मैथिली भाषा की हैं, तो बिहार की प्रथम महाकवि कहलाती हैं विद्यापति, मैथिली भाषा की। चलिए अब आगे आ जाते हैं। बिहार के प्रथम व्यक्तियों का जन्म स्थान किनका किनका बिहार के जन्म स्थली से जुड़े हैं, माटी से जुड़े हैं, उनके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। तो पहले तो आ जाती है सीता मिथिला से। कहाँ से हो जाती है? मिथिला से। जन्मभूमि उनका कहाँ है सीता माता की? तो मिथिला से, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीरादेई सिवान। गांधी जी ने जीरादेई को पवित्र स्थान बोला था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई सिवान। महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्मस्थल ही कहाँ है? वैशाली में। कहाँ है? वैशाली में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो सिमरिया बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो सिमरिया बेगूसराय में है। सिमरिया कहाँ? बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली की बात करें तो सिमरिया बेगूसराय में है। सिमरिया कहाँ? बेगूसराय, इसे ध्यान रखिएगा। सिमरिया बेगूसराय में, सिमरिया बेगूसराय में है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। राम वृक्ष वेणु की बात करें तो वेणुपुरी मुजफ्फरपुर में। कहाँ? वेणुपुरी मुजफ्फरपुर में। राम वृक्ष वेणुपुरी का जन्मस्थली कहाँ है? तो राम वृक्ष वेणुपुरी का जन्मस्थली है वेनीपुरी मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। अगर बात करें कर्पूरी ठाकुर की, तो कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो पितौंजिया समस्तीपुर जिला कहाँ है? पितौंजिया समस्तीपुर जिला। कर्पूरी ठाकुर का जन्मस्थली कहाँ है? पितौंजिया समस्तीपुर जिला। रामधारी सिंह दिनकर का जन्मस्थली कहाँ है? सिमरिया बेगूसराय। राम वृक्ष वेणुपुरी की बात करें, उनका जन्मस्थली कहाँ है? तो वेणुपुरी मुजफ्फरपुर में राम वृक्ष वेणुपुरी का। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर का कहाँ जन्मस्थली है? तो पितौंजिया समस्तीपुर। अनुग्रह नारायण सिंह जो कि प्रथम बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो कि औरंगाबाद जन्मस्थली है इनका। अनुग्रह नारायण सिंह का जन्मस्थली है औरंगाबाद। मंडल मिश्र की बात करें तो मंडल मिश्र का जन्मस्थली कहाँ था? तो महसी सहरसा जिला। मंडल मिश्र याद कीजिएगा। मंडल मिश्र से ही शंकराचार्य का शास्त्राभिषेक हुआ था, ध्यान रखिएगा इसे। अच्छा बताइएगा कमेंट में कि मंडल मिश्र की पत्नी का क्या नाम था।
मंडल मिश्र का जन्मस्थली महर्षि सहरसा में था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो मौर मुंगेर जिला। श्री कृष्ण सिंह का जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह मौर्य मुंगेर के थे। कहाँ के जन्मस्थली था इनका? तो मौर्य मुंगेर जिला का। बिहार से रिलेटेड जो भी हमने व्यक्तियों का जन्म स्थान है वो हम टॉपिक करवा रहे हैं दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, सुनिएगा ध्यान से, ताकि हमेशा के लिए आपके जहन में बन जाए। वीर कुंवर सिंह बात करें तो वही 80 साल का बूढ़ा जिन्हें 1857 की क्रांति में उबाल आया और कई सारे कांड को कर गए। इनका साहसी रूप तो कौन नहीं जानता है। 1857 की क्रांति का बिहार का एकमात्र लाडला, वो 80 साल का बूढ़ा वीर कुंवर सिंह का जन्मस्थली जगदीशपुर भोजपुर जिला। डॉक्टर विधान चंद्र राय बांकीपुर पटना। जयप्रकाश नारायण सीता बदियारा छपरा जिला। जयप्रकाश नारायण सीता बदियारा छपरा जिला। यही 1975 में संपूर्ण क्रांति के जनक, यही वो व्यक्ति हैं हजारीबाग के जेल में लंगोटा खोल कर भागे थे। ध्यान रखिएगा इन्हें। सर्वोदय योजना इन्हीं का देन है। जयप्रकाश नारायण सीता बदियारा छपरा जिला। चुनचुन पांडे कहाँ? भागलपुर। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो बिहार के प्रमुख कुछ दिन दिवस हैं जो राजकीय हैं, उसे देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सब को। बिहार के प्रमुख दिन दिवस 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा बताइएगा, पहली बार बिहार दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार बिहार दिवस मनाया गया 22 मार्च 2012 ईस्वी को, जो कि 100वीं वर्षगांठ थी। आज इसे पहली बार मनाया गया। 100वीं साल थी और पहली वर्षगांठ में मनाई गई। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 23 अप्रैल की बात करें तो विजय उत्सव दिवस। अभी बताए थे वीर कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों से विजय प्राप्त किए, इसी के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को बिहार सरकार द्वारा विजय उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर की बात करें तो राजकीय मेधा दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। मेगा का मतलब होता है पहली बार एंट्रेंस एग्जाम में कलकत्ता में टॉप किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी के कारण राजकीय मेधा दिवस बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 4 मई की बात करें तो राजकीय सम्मान दिवस मोहम्मद यूनिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। यही मोहम्मद यूनिस, अगर पूछ दे बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, तो मोहम्मद यूनिस ही बने थे। पटना जिले के ही थे, पनहाड़ा गांव के। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं बिहार से रिलेटेड। तो बिहार का सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर देने वाला राज्य कौन सा है? हमारा बिहार, अपना बिहार।
तो सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला अपना बिहार, सबसे ज़्यादा आईपीएस देने वाला अपना बिहार, सबसे ज़्यादा आईआईटी में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बिहार से ही है, सबसे ज़्यादा बैंक पीओ देने वाला राज्य बिहार, सबसे ज़्यादा महिला स्नातक ग्रेजुएट महिला कहाँ है? बिहार राज्य में। सबसे ज़्यादा महिला ग्रेजुएट कहाँ है? बिहार राज्य में। दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन वाला राज्य, दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन वाला राज्य कौन सा है? हमारा बिहार। एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ किसान आत्महत्या नहीं करते, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए आगे आ जाते हैं। बिहार राज्य का लोक नृत्य की बात करें तो बिहार राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, पहला है लौंडा नाच। पहला कौन सा है? पहला है लौंडा नाच, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा है जट जाटीन, दूसरा कौन है? जट जाटीन है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। पहला लौंडा नाच, दूसरा जट जाटीन, तीसरा धोबिया नृत्य, चौथा डोमकच, चौथा क्या है? डोमकच, पांचवा करवा नृत्य, छठा कीर्तनिया नृत्य, सातवां विदेशिया, आठवां पावरिया, नौवां जोगिया और 10वां सोहराई। इसे ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम पत्रों में। तो लौंडा नृत्य, जट जाटीन, धोबिया नृत्य, डोमकच नृत्य, करवा नृत्य, कीर्तनिया नृत्य, विदेशिया नृत्य, पावरिया नृत्य, जोगिया नृत्य और सोहराई नृत्य, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं बिहार राज्य का प्रमुख मेला। बिहार राज्य का प्रमुख मेला की बात करें तो बिहार राज्य का प्रमुख मेला में सबसे पहले आ जाता है सोनपुर का मेला। कौन आ जाता है? सोनपुर का मेला, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सोनपुर का मेला की बात करें दोस्तों तो सोनपुर का मेला, यह मेला गंडक नदी के किनारे हरिहर क्षेत्र में लगता है। यह मेला गंडक नदी के किनारे हरिहर क्षेत्र में लगता है। इस मेला को छत्तर मेला कहते हैं या हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। इस मेला को क्या कहते हैं? छत्तर का मेला या हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, इस मेला की शुरुआत प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा में होती है। इस मेला की शुरुआत कब होती है? तो इस मेला की शुरुआत प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से होती है, प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से होती है। यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ हरिहर मंदिर विष्णु का और शिव मंदिर को समर्पित है। हरिहर, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर बात करें विख्यात इस्लामी धर्म स्थल की तो विख्यात इस्लामी धर्म स्थल में बात करें तो शाही मस्जिद। शाही मस्जिद कहाँ है? तो शाही मस्जिद स्थित है हाजीपुर में। कहाँ अवस्थित है? हाजीपुर में। नेक्स्ट है पत्थर मस्जिद। पत्थर मस्जिद कहाँ है? तो वैशाली में अवस्थित है। वैशाली यानी हाजीपुर में अवस्थित है। जामा मस्जिद सासाराम में। आमझर शरीफ औरंगाबाद में मुसलमानों का प्राचीन स्मारक है, तीर्थ स्थान तथा इबादत गाह के रूप में प्रसिद्ध है। पटना सिटी में ही हाजीगंज क्षेत्र में शेर शाह के शासनकाल में निर्मित एक प्राचीन मस्जिद है। इसके अलावा सहायक काले कहाँ गया? सहायक काले का मकबरा 18वीं शताब्दी में मारसलामी मस्जिद जो कि पटना में अवस्थित है। शीश महल मस्जिद 1776 ईस्वी में। अनेक प्राचीन इबादत गाह पटना सिटी में अवस्थित है।
ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे जाते हैं। पितरपक्ष मेला की बात करें तो पितरपक्ष मेला की बात करें तो यह मेला बिहार के गया जिला में लगता है। पितरपक्ष मेला बिहार के गया जिला में लगता है। इसकी शुरुआत भाद्र पूर्णिमा, भादो या भाद्र भी कह सकते हैं हम, भाद्र पूर्णिमा से होती है और आश्विन के अमावस्या तक चलती है। शुरुआत भाद्र पूर्णिमा से होती है और आश्विन के अमावस्या तक चलती है। यह मेला बिहार के गया जिला में लगता है। पितरपक्ष मेला इसकी शुरुआत भाद्र पूर्णिमा के से लेकर के आश्विन अमावस्या तक चलती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। वैशाली मेला की बात करें दोस्तों तो वैशाली मेला यह जैन धर्म लोगों से संबंधित मेला है। यह मेला जैन धर्म लोगों से संबंधित है। इस मेले का आयोजन चैत्र त्रयोदशी में किया जाता है। यह मेला जैन धर्म में वैशाखी मेला यह मेला जैन धर्म के लोगों से संबंधित है। इस मेले का आयोजन चैत्र त्रयोदशी में किया जाता है। चैत्र त्रयोदशी में ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर का जन्म स्थान वैशाली में हुआ। कब लगता है? चैत्र त्रयोदशी को लगता है। यह मेला जैन धर्म के लोगों से संबंधित है। इस मेले का आयोजन चैत्र त्रयोदशी में किया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। चैत्र त्रयोदशी में ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हरदी की मेला की बात करें तो महाशिवरात्रि के अवसर पर मुजफ्फरपुर में हरदी मेला का आयोजन किया जाता है। पूछ दे अगर हरदी मेला का आयोजन बिहार के किस जिला में किया जाता है तो मुजफ्फरपुर जिला में किया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं कल्याणी मेला की बात करें तो कल्याणी मेला कटिहार के कल्याणी नामक स्थान पे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कल्याणी मेला की बात करें तो यह मेला कटिहार के कल्याणी नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कोसी मेला की बात करें तो कोसी मेला यह मेला पौष से पूर्णिमा के अवसर पर कटिहार जिला में आयोजन किया जाता है। कोसी मेला की बात करें तो यह मेला पौष से पूर्णिमा के अवसर पर कटिहार में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कटिहार में किया जाता है कोसी मेला। यह कटिहार में पौष से पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। सोमनाथ मंदिर सोरठ मधुबनी। सोरठ का महत्व मिथिला वासियों के लिए अनन्य है, जहां मैथिल ब्राह्मण के विवाह निर्धारित हैं। इस हेतु प्रतिवर्ष एक बड़ा मेला लगता है। इसे सोरठ मेला कहते हैं। तो सोरठ मेला कहाँ लगता है? तो सोरठ मधुबनी में लगता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सोरठ मेला कहाँ लगता है? तो मधुबनी में लगता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे सोरठ मेला के नाम से जाना जाता है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से सदृश की ही यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो हमने पढ़ा दिया अभी। हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर हाजीपुर। गज हाथी ग्रह घड़ियाल की लड़ाई के पौराणिक स्थानों का स्मरण करने के लिए
हरि विष्णु और हर शिव का प्राचीन मंदिर पटना से उत्तर में 36 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। कार्तिक माह में इसके आसपास सोनपुर का उत्सव हरियर क्षेत्र का मेला लगता है, एशिया का सबसे बड़ा मेला। बड़ी दरगाह की बात करें तो बड़ी दरगाह बिहार शरीफ में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? बिहार शरीफ में अवस्थित है बड़ी दरगाह। पीर पहाड़ी पर अवस्थित हजरत मालिक बया तथा मखदूम शाह सफरुद्दीन की बड़ी दरगाह और हजरत बदरुद्दीन ए आलम का छोटी दरगाह जमा मस्जिद मुसलमानों की अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ देश विदेशी लोग आते हैं और इबादत करते हैं। बड़ी दरगाह बिहार शरीफ, क्या? बड़ी दरगाह बिहार शरीफ। बड़ी दरगाह बिहार शरीफ की बात करें तो कहाँ? नालंदा में अवस्थित है। पीर पहाड़ी अवस्थित हजरत मालिक बया तथा मखदूम शाह सफुद्दीन की बड़ी दरगाह और हजरत बदरुद्दीन ए आलम की छोटी दरगाह जमा मस्जिद मुसलमानों की अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल। यहाँ देश विदेशी लोग आते हैं और इबादत करते हैं। राजगीर का नालंदा की बात करें तो राजगीर के नालंदा की बात करें तो राजगीर में मखदूम कुंड मुसलमानों का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है। क्या है? तीर्थ स्थान है। तो ध्यान रखिएगा इसे। अगर बात करें राजगीर नालंदा की तो राजगीर नालंदा की बात करें तो राजगीर में मखदूम कुंड मुसलमानों का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ मुसलमान के संत चिल्ला साहब की मजार है। मखदूम शाह शेख सरफुद्दीन का निवास स्थान है। यह 14वीं शताब्दी में सऊदी में बना प्रतीत होता है। यह मखदूम कुंड के नाम से विख्यात है। गर्म जल का प्राकृतिक झरना भी है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे बात करते हैं विशुनपत मंदिर की। विशुनपत मंदिर की बात करें दोस्तों तो विशुनपत मंदिर कहाँ अवस्थित है? गया बिहार में। ये किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसे निर्माण करवाया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो आगे है मुंडेश्वरी मंदिर जो कि शिव जी का मंदिर है। किनका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है मुंडेश्वरी मंदिर, जो कि कैमूर के पहाड़ियों पर अवस्थित है। मुंडेश्वरी मंदिर शिव जी का मंदिर है। कहाँ अवस्थित है? तो ये कैमूर के पहाड़ियों पर अवस्थित है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बोध गया टेम्पल की बात करें, बोध गया टेम्पल जो बोधि टेम्पल के नाम से जाना जाता है, अति महत्वपूर्ण टेम्पल, जो कि देश विदेश से लाखों लोग टूरिज्म के लिए यहाँ ट्रैवल करते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, अति ही महत्वपूर्ण है, जो कि अवस्थित है बोध गया जिला में अवस्थित है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। विशुनपत मंदिर के बारे में डिटेल बात करें तो विशुनपत मंदिर गया में अवस्थित है। इसके संबंध में पौराणिक गाथा है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने गयासुर नामक दैत्य का नाश यहीं पर किया था। यह एक शिला पर 2 चिन्हित अंकित है, जिन्हें भगवान विष्णु का पद जिन्हें माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि के अंत में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बड़ी पटन देवी मंदिर की बात करें
तो बड़ी पटन देवी मंदिर की बात करें तो 51वां शक्ति पीठों में जाना जाने वाला प्राचीन मंदिर, जो कि पटना सिटी पश्चिम दरवाजा के निकट महाराजगंज क्षेत्र में भगवती दुर्गा की उपासना की जाती है। बड़ी पटन देवी मंदिर, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें चैत्य महाप्रभु मंदिर पटना। पटना सिटी में महात्मा गांधी सेतु से सटे गाय घाट क्षेत्र में अवस्थित 400 वर्ष पुराना यह चैत्य मंदिर ऐसे गिने चुने मंदिरों में से एक है जहां ईश्वर की प्रतिमाओं के अलावा साहित्यिक कृतियां, पांडुलिपियां, ऐतिहासिक महत्व, असंख्य वस्तुएं असंख्य वस्तुएं, चित्र एवं पुत्र कार्तिकेय की अमूल्य संग्रह अवस्थित है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है? पटना जंक्शन के पास, इसे भी ध्यान रखिएगा। अहरौली बक्सर की बात करें तो बक्सर में शहरी क्षेत्र में प्रायः 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में माता टीला का मंदिर अवस्थित है। बक्सर के शहरी क्षेत्र में प्रायः 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में माता टीला का मंदिर अवस्थित है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे विश्वास किया जाता है यहाँ की गौतम ऋषि की पत्नी गौतम अहरौली बक्सर, ध्यान रखिएगा, बक्सर शहरी क्षेत्र प्रायः 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व माता टीला मंदिर। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार भगवान राम ने यहाँ पर किया था। यहाँ प्रतिवर्ष खिचड़ी उत्सव, मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ा मेला लगता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं आगे। बड़ावर की गुफा की बात करें तो इसका पुराना नाम प्रवरगिरी था। अगर बात करें इसी में उदाइन के द्वारा शायद जीवक संप्रदाय को दिया गया था, गुफा दिया गया था आजीवक संप्रदाय को। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बड़ावर का गुफा जो गया से लगभग 5 किलोमीटर इधर उत्तर की ओर है, लगभग 15 किलोमीटर आसपास इधर है बड़ावर, जो कि फेमस जगह है। यहाँ अभी वर्तमान में शिव जी का टेम्पल है, वहाँ पूजा होता है सावन में, ध्यान रखिएगा। बड़ावर की गुफा की बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या था? प्रवरगिरी। ठीक है, क्या नाम था? प्रवरगिरी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह स्थान माता सीता, भगवती सीता का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ राम जानकी का मंदिर हिंदू आस्था का केंद्र है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सीताकुंड मुंगेर जिला। सीताकुंड मुंगेर जिला की बात करें तो रामायण के पौराणिक कथाओं से जुड़ा यह मुंगेर से 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित, जहां गर्म जल, कई कुंड, हिंदू मंदिर भी हैं, कई कुंड और हिंदू मंदिर हैं। सूर्य मंदिर की बात करें, देव औरंगाबाद में अवस्थित है। औरंगाबाद से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह प्रसिद्ध सूर्य मंदिर 600 साल अधिक पुराना है। 100 फीट ऊंचा, सामान्य सूर्य मंदिर से विलग पश्चिम महाभिमुख होना इसकी विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण उमगा के चंद्रवंशी राजा धर्मेंद्र सिंह के द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया। छठ पर्व के अवसर पर दूर दराज के लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देने यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं उच्चैठ स्थान मधुबनी। उच्चैठ स्थान कहाँ? मधुबनी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उच्चैठ स्थान मधुबनी। ठीक है, उच्चैठ स्थान की बात करें तो उच्चैठ स्थान कहाँ अवस्थित है?
तो मधुबनी जिला में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? मधुबनी जिला में अवस्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। छठ स्थान मधुबनी की बात करें तो यहाँ माता काली का एक प्राचीन मंदिर है। इसके संबंध में किंवदंती है कि महाकवि कालिदास द्वारा देवी की आराधना की जाती है। महाकवि कालिदास के द्वारा देवी की आराधना की जाती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर आगे बात करें दोस्तों तो आगे है उर्ध्व उर्ध्व तारा मंदिर। उर्ध्व तारा मंदिर की बात करें तो यह अवस्थित है सहरसा में 17 किलोमीटर पश्चिम, सहरसा से 17 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। उर्ध्व तारा टेम्पल कहाँ स्थित है? तो महिषी सहरसा में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे है कुशेश्वर मंदिर। कुशेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दरभंगा जिला में अवस्थित है। कुशेश्वर टेम्पल कहाँ अवस्थित है? तो दरभंगा जिला में अवस्थित है। कुशेश्वर टेम्पल कहाँ अवस्थित है? तो दरभंगा जिला में अवस्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। कुशेश्वर टेम्पल कहाँ अवस्थित है? तो दरभंगा जिला में अवस्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं गिरजा स्थान। गिरजा स्थान कहाँ अवस्थित है? तो मधुबनी में अवस्थित है। गिरजा स्थान कहाँ अवस्थित है? तो मधुबनी में अवस्थित है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कुशेश्वर मंदिर की बात करें तो कहाँ अवस्थित है? दरभंगा जिला में अवस्थित है। ठीक है, गिरजा स्थान टेम्पल कहाँ अवस्थित है? तो मधुबनी में अवस्थित है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं गुप्ता धाम। गुप्ता धाम की बात करें तो गुप्ता धाम कहाँ है? रोहतास जिला, सासाराम जिला कहाँ? रोहतास में। कैमूर की पहाड़ियों पर एक प्राकृतिक गुफा, प्राकृतिक रूप से बना है, ये एक शिवलिंग अवस्थित है। गुप्ता धाम रोहतास में कैमूर की पहाड़ियों में एक प्राकृतिक गुफा है। गुप्ता धाम रोहतास में कैमूर की पहाड़ियों में एक प्राकृतिक गुफा है। प्राकृतिक गुफा रूप से एक बना है, शिवलिंग अवस्थित है, जिसमें गुप्तेश्वर नाथ के रूप में पूजा की जाती है। वसंत पंचमी और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बड़े मेले लगते हैं गुप्ता धाम में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं चांडी स्थान विराटपुर। विराटपुर सहरसा, सोनवर्षा से लगभग, चंडी स्थान विराटपुर सहरसा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सोनवर्षा से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर विराटपुर ग्राम में देवी चंडिका का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। सोनवर्षा से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर विराटपुर ग्राम में देवी चंडिका का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। लोक आस्था के अनुसार यह मंदिर महाभारत काल से संबंध रखता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं देवकुली का शिव मंदिर। देवकुली का शिव मंदिर, तो देवकुली का शिव मंदिर शिवहर से प्राय 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में महाभारत कालीन राधा द्रुपद का किला। देवकुली का शिव मंदिर, देवकुली का शिव मंदिर शिवहर से प्रायः 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में महाभारत कालीन राधा द्रुपद का किला माने जाने वाले स्थान पर भगवान भुवनेश्वर शिव का एक अति प्राचीन मंदिर है, जिसके प्रति लोगों को अपार श्रद्धा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं थावे गोपालगंज। थावे गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज से 6 किलोमीटर दक्षिण में थावे नामक ग्राम में समीप भगवती दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर है। इसे सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धपीठ भी माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ निकट स्थान में शेरों को भोजन कराने की परंपरा है। प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल
चैत्र में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेपाली मंदिर की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेपाली मंदिर कहाँ है, हाजीपुर में अवस्थित है नेपाली मंदिर, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, मंदारगिरी कहाँ अवस्थित है, भागलपुर में, मंदारगिरी अवस्थित है भागलपुर में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं राजगीर नालंदा। राजगीर नालंदा की बात करें तो राजगीर नालंदा की बात करें तो यह पटना शहर से 102 किलोमीटर की दूरी राजगीर का एक तीर्थ स्थान है, राजगीर का एक तीर्थ स्थान है। ऐसा विश्वास है कि मलमास की अवधि में सभी हिंदू देवी देवताओं का यहाँ एकत्र होते हैं। मलमास के अवसर पर यहाँ लगभग 1 माह चलने वाला बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ बौद्ध, जैन, मुस्लिम धर्म संप्रदायों के अनेकों का पूजा स्थल है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को बिहार स्पेशल का टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम पूरा क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी प्राप्त कर सके और सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।